हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीजीपीएससी प्री में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो पहली महिला अधिकारी थी वह नैना सिंह। नैना सिंह पहली महिला अधिकारी थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहला महिला अधिकारी नैना सिंह है। तो इसका करेक्ट आंसर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था इसको पूछा गया है। तो इस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वर्धा के प्रस्ताव के उपरांत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है यह, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बीडीआई एक खालिस्तान है। तो बीडीआई एक खालिस्तान है, उसका करेक्ट आंसर होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्यों आए हैं इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। व्यक्तिगत आय योग्य आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय होता है जो व्यक्ति तथा परिवार को सभी स्रोतों से प्राप्त होती हैं तथा उसके पास सरकार द्वारा उनकी आय तथा संपत्ति पर लगाए गए सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद बचती हैं। यह इसका डिटेल में इसका विवरण है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते तो हमारे टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राज्य 28 राज्यों एवं संघ केंद्र शासित प्रदेशों पर बना है। दूसरा है, भारत राज्यों का एक संघ है जो कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के उपरांत भारत में कुल 28 राज्य था और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारत की संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है जो कि राज्यों का एक संघ है। इसका उत्तर है। अगला देख लेते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर भूमि घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। दूसरा है, इसके प्रक्षेपणास्त्र LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर है। यह दोनों कथन सही हैं। अगला देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन 1985 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष स्वयं चंद्र बनर्जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष था वह व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष था। यह स्थान गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में था।
अगला 7वां प्रश्न है, टोक्वी एक बीमारी है, खालिस्तान की कमी के कारण यह होती हैं। यह बीमारी होती हैं वह विटामिन सी की कमी के कारण होती हैं। सक्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं क्योंकि मनुष्य स्वयं विटामिन सी का संश्लेषण नहीं कर सकता है, इस कारण यह बीमारी होती है। अगला 8वां प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोर्ट एक्सरे पालोमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, यह एक स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरिमेट्री मिशन है, तो यह सही है। दूसरा है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोगों में ले जाएगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, एक और दोनों प्रश्न सही हैं। अगला प्रश्न है, नवा भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ था। तो भारत का संविधान सन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। पहला है, पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति लवण युक्त तैरने वाले शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती हैं, तो यह सही है। दूसरा है, शैवाल प्रफुटन पानी की गुणवत्ता और पानी मछली मृत्यु दर गिरावट का कारण बनता है, तो यह भी सही है। हमारा कथन ए और दो दोनों सही हैं, तो हमारा डी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। इसका कुछ विवरण देख लेते हैं। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति से जल में ऑक्सीजन की मांग अधिक हो जाती है, जिससे शैवाल प्रसूटन से पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु की कमी आ जाती है, मछली में मृत्यु की कमी आ जाती है। अगला है 11वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में 2023 रिक्स बैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्लाउडिया गोल्डन को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र में स्वेजिनेस रिक्स बैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों के बारे में हमारी समझ और बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया। अगला है 12वां प्रश्न है, प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदी के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीप पठार के रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है, ये पहला सही है। दूसरा देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम दिल्ली पर्वतमाला पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिरी और पर्वतमाला और दक्षिण में करडम पहाड़ी प्रायद्वीप पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से डिटेल में पढ़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो वास्तुकला के वेसर शैली का उदाहरण है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है, तो यहाँ पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन मंदिर निर्माण कला मुख्यतः 3 शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। पहला है नागर शैली,
वेसर शैली और द्रविड़ शैली। होयसलेवर मंदिर का निर्माण 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के होयसलर राजाओं के शासनकाल में विकसित की गई थी। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्ले ब्रिटो सुधार, जलियांवाला बाग, त्रैसदी गांधी, इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इसका व्याख्या देख लेते हैं। मार्ले ब्रिटो सुधार 20 अगस्त 1917 को घोषणा किया और यह जो लागू हुआ वो 1919 में यह लागू हुआ। जलियांवाला बाग त्रैसदी 13 अप्रैल 1919 में लागू हुआ। गांधी इरविन समझौता यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव हुआ था। 15 प्रश्न है, मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है, 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार हैं जो 5 मंजिलों में विभाजित होती हैं। तो यह गलत है। दूसरा है, 15वीं शताब्दी में निर्मित चंद्र मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो कि 4 मंजिलों में विभाजित होती हैं। तो यह भी कतई गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा डी। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई 180 फीट यह नहीं है, न ही चांद मीनार की ऊंचाई 210 फीट नहीं है। तो हमारा दोनों आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। अगला 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वृत्ति वितरण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 112 में बजट के संविधान के वार्षिक वृत्ति के वितरण कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वृत्ति बजट का विवरण के बारे में बताया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 17 नंबर का प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटेन सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था। तो यह सही है। दूसरा है, रॉलेट एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो यह भी सही है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और दोनों कथन सही हैं। इसका विवरण यहाँ दिया गया है। 18वां नंबर के प्रश्न है, भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 में किया गया वह प्रायोगिक विधियों में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की आटो सेकेंड कंपन की उत्पन्न करती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। इसका विवरण देख लेते हैं। प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिविधियों के अध्ययन के लिए प्रकाश की आटो सेकेंड कंपन करती हैं, इसलिए पीरे, एगस्टिन, कनरेक, फ्रॉज, एनी एल हुलियर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 19 नंबर, संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो इसको ग्वालियर शहर को जोड़ा गया है। यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में जोड़ा गया है। सी आंसर हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन में कार्य करती हैं।
तो यह गलत है, यह कार्य नहीं करती। सचिवालय प्रशासनिक मुख्य कैबिनेट सचिव हैं जो लोकसभा मंडल के प्रतिवेदन अध्यक्ष भी होता है। तो यह दूसरा कथन हमारा सही है, तो यहाँ करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है, यह है Na2CO3 इसका है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वीपों का पहला है यह द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगों द्वीपों से बना है। तो दूसरा है पहले इन्हें लोड्रिक मिनिकॉय और अमिद्वीप के नाम से जाना जाता है। तीसरा है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में निम्नलिखित तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह। तो इसमें से पहला गलत है और पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं और तीसरा कथन है वह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप कोरोमंडल के तट पर नहीं मालाबार के तट पर स्थित हैं। पहले इन्हें लोकद्वीप मिनिकॉय और अमिद्वीप के नाम से जाना जाता था तथा इसका नाम परिवर्तन 1973 में किया गया। एवं लक्षद्वीप समूह में कुल अभी तक से 36 द्वीप स्थित हैं। 23वां प्रश्न है शासक राजवंश संगमा तुलु किससे संबंधित थे? तो यह विजयनगर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 24वां नंबर का प्रश्न है वह जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकतावाद और रहस्यवाद। दूसरा है अनेकतावाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी के कई गुणों होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है वह गुण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो अनेकतावाद है वह जैन धर्म के तत्व मानसिक सिद्धांत हैं, वही शैववाद ज्ञान मीमांसी सिद्धांत हैं, दोनों ही जैन धर्म के केंद्र हैं। अनेकतावाद नित्य और अनित्य गुण को स्वीकार किए जाते हैं, किंतु स्थायी या नित्य गुण ही प्राणी के नित्य गुण कहलाते हैं, अतः एक और दोनों कथन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, तो इसको भारत के सर्वोच्च पूर्वी राज्यों में प्रचलित हैं, भारत के उत्तर पश्चिम राज्य में प्रचलित हैं, भारत के पश्चिमी तट पर प्रचलित हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ हुई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर बीज बो दिए जाते हैं तथा मिट्टी की उर्वरकता जिससे बनी रहती है। इस प्रकार भूमि को इस प्रकार जलाकर कृषि किया जाता है। 27वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दूध उत्पादन बढ़ाने और सब्जी जैसे कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो आस्कीटासिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। आस्कीटासिन हार्मोन का उपयोग दूध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है।
28वां प्रश्न है, एयर इंडिया माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन आई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का क्या नेता है? तो यह ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा। 29वां नंबर का प्रश्न है, देवप्रयाग अलकनंदा और नदियों का संगम पर स्थित है। तो वो देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित हैं। 30वां प्रश्न है, नाम मात्र जीडीपी है। पहला है, जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पर किया जाता है। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमत पर किया जाता है। तीसरा है, जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्यों पर किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का गणना बाजार मूल्यों या करेंट प्राइस पर किया जाता है तो इसे नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। इसमें हमारा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 31वां नंबर का प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है। तो यह शब्द का अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को स्थायी आवास प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मध्यकाल में रुकने का स्थान अर्थात राशयों में ही SARAIS कहा जाता है। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, व्यापारियों आदि को स्थायी आवास यह प्रदान करता है। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह राज्यसभा के प्रतिवेदन के अध्यक्ष हैं। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बने एक निर्वाचित मंडल सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और दोनों कथन सही हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1961 के अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा सी 1761 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है? नास्तिक विचारधारा वह बौद्ध हैं। आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, विशेषज्ञ, मीमांसा, वेदांत आते हैं और नास्तिक दर्शन में जैन, बौद्ध, चार्वाक आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 36वां प्रश्न है, गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय को 4 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें शिवालिक सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। 4 श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प पर विचार करें। पृथ्वी की सतह पर परागैंगिक किरणों के रूप में ऊष्मा का पुनः उत्सर्जित करती हैं। दूसरा है, बादल और गैस आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबंध करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों कथन सही नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर अवरक्त किरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती हैं। बादल और गैस से आने वाले सौर विकिरण लगभग 1/3 29% प्रतिबिंब करते हैं।
39वां नंबर के प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बौद्ध दर्शन एक बीज गौतम बुद्ध और शिक्षाओं में ही मिलती हैं। दूसरा है, बौद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं को उलझाने के बजाय मानवीय कष्टों की मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पर जोर दिया है। तो यहाँ हमारा दोनों कथन सही हो जाएगा, एक और दोनों, तो सी हमारा यहाँ सही है। क्योंकि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही उनका दर्शन प्राप्त होता है। बुद्ध ने दार्शनिक समस्याओं के समाधान स्थान पर सदा ही नैतिक जीवन पर इन्होंने जोर दिया था। 40वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। दूसरा है, बी है, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। तीसरा, लूनी नदी इस क्षेत्र में एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। डी है, उपयुक्त में से सभी। तो हमारा यहाँ डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 41 नंबर का प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खालिस्तान के परमाणुओं से बने हैं। तो ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अनुरूप हैं। तो यहाँ हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, फातिमा बीवी जिसका हाल ही में निधन हो गया है, वह भारत की पहली महिला हैं। तो यह भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी हैं। 43 नंबर के प्रश्न है, जहरीला गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों के निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो सोडियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रोडियम का उपयोग किया जाता है। रोडियम का उपयोग कारों के कैटेलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड अपने अवयवों में टूट जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान बहुत ही कम होता है। 44 नंबर का प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा अवध नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पद विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप असम पर यह स्थित है। 45 नंबर का प्रश्न है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की परत मोटाई को खालिस्तान के रूप में मापा जाता है। तो ओजोन की मोटाई को डबसन इकाई के रूप में मापा जाता है। ओजोन की इकाई को डबसन के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 46 नंबर का प्रश्न है, जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता था। तो यह विक्टर एलिजेसन ने यह जीता था। तीसरा नंबर का, ये यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विविध सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है। तो इसका यह प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ भारत के महान्यायाधिवक्ता इसमें आ सकता है, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं आ सकता है। इसको एक बार देख लेना। निम्नलिखित में से किसे कहा भारत की भारतीयों के लिए। निम्नलिखित में से किसे कहा भारत के भारतीयों के लिए। तो यह सी दयानंद सरस्वती, भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती। 49 नंबर के प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एनआई खालिस्तान है। राष्ट्रीय आय एनआई यह है, एनआई बाजार मूल्य पर एनएनपी अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी है। तो भी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जब एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों करेंट प्राइस पर किया जाता है, तो उसे नाममात्र जीडीपी कहते हैं। जबकि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार मूल्यों या बेस प्राइस पर किया जाता है, तो उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय आय एनएनपी की गणना बाजार पर हो तो
NI बाजार मूल्य पर NNP अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी कहलाते हैं। बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 50वां नंबर का प्रश्न है। 50वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। ऑक्टेन की संख्या जितनी कम होगी, विस्फोट के बिना स्पीडन झेलने पर ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों कथन सही नहीं हैं, क्योंकि प्लास्टिक कचरे से ईंधन प्राप्त ग्रीन ईंधन होता है जिसकी ऑक्टेन रेटिंग अधिक होता है। ऑक्टेन की संख्या जितनी अधिक होगी, विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने में ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर हमारा पहला पेपर का ख़त्म होता है 50 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।